हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे टीजीटी 2023 लेवल 2 का सीडीपी पार्ट। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, सीडीपी वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा सीडीपी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है। तो आनुवंशिकता से संबंधित कौन सा नियम नहीं है, हमारे 3 नियम है आनुवंशिकता के। समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रतिगमन का नियम। लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन। क्या है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा आनुवंशिकता से संबंध नहीं है। प्रगति का नियम हमारा कौन सा है जो हमारा आनुवंशिकता से संबंध नहीं है। एक बार इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समानता के नियम में क्या होता है, समानता के नियम में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के समान होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चा होता है। भिन्नता के नियम में क्या होता है, बच्चा अलग होता है, पेरेंट्स से अलग होता है। और प्रतिगमन के नियम में क्या होता है, जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे कि अगर पेरेंट्स एकदम काले हैं और तो बच्चा एकदम गोरा हो तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिगमन का नियम बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। अब आप देखो इसमें कौन सा बुद्धि का क्रियात्मक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण यानी परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, हमारा सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव था और परफॉर्मेंस टेस्ट था। तो ये कौन सा टेस्ट था हमारा, थर्ड पार्ट था हमारा, जो बुद्धि का मापने का था वो ये हमारा थर्ड पार्ट था, परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट में कौन सा नहीं आता, को का ब्लॉक डिजाइन भी आता है, अलेक्जेंडर का पास अलोंग भी आता है, सेग्विन का फॉर्म बोर्ड परीक्षण भी आता है। लेकिन स्टैनफोर्ड का विनय परीक्षण है, ये हमारा किस में नहीं आता। स्टैनफोर्ड का जो विनय परीक्षण है, इसमें आंसर हमारा क्या होगा, 4। जो स्टैनफोर्ड का विनय परीक्षण है ये हमारा सब्जेक्टिव में आता है, और सब्जेक्टिव हमारा वर्बल का पार्ट है। क्या है, सब्जेक्टिव इंडिविजुअल वर्बल है। ठीक है, इंडिविजुअल वर्बल पार्ट है, वर्बल है ये। ठीक है, व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रकार का ये तो एक आंसर होना चाहिए, और जो एस्टेट या डीएसएसबी में जो भी एग्जाम्पल आजकल कंपटीशन लेवल के जो पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिसके 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं। जो हमारा मिलान प्रश्न है, मैचिंग क्वेश्चन है, वो हमारा क्या होता है, मिलान करना होता है ऐसे ऐसे। तो अगर ऐसे ऐसे मिलान कर रहे हैं तो उसमें क्या हो गया, वो ऑब्जेक्टिव हो गया। विश्लेषणात्मक, जो विश्लेषणात्मक है वो एनालिटिकल क्वेश्चन है, विश्लेषण करना, उसको अलग अलग खोल के लिखना। तो ये तो भाई बड़ा लिखेंगे तब होगा ना विश्लेषण, तो इसलिए हमारे ये आंसर नहीं होगा। मतलब ये विश्लेषणात्मक, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। एक बार बहुविकल्पिक प्रश्न देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो आपको मैंने अभी बताया डीएसएसबी, एस्टेट, केवीएस जो इनमें होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं उनमें। ठीक है, रिक्त स्थान पूर्ति भी क्या करता है, ब्लैंक रहता है, उसमें एक शब्द फिल करना होता है। तो ये क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सब वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, विश्लेषणात्मक प्रश्न, जो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है। तो पियाजे के अनुसार जो किशोरावस्था है उसके कौन से पार्ट हैं, 2 हैं। कौन कौन से हैं, पियाजे की किशोरावस्था के अकॉर्डिंग किशोरावस्था के 2 पार्ट कौन से हैं, प्रायः नैतिकता की अवस्था और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। तो प्रायत्त नैतिकता की अवस्था में क्या होता है, जब क्या करता है बंदा, ये सोचता है कि जो सोशल रूल रेगुलेशन क्या है, फिक्स है। ठीक है, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रायत्त नैतिकता की अवस्था। ठीक है, ये कब होता है, चाइल्डहुड में होता है। ठीक है, और ये क्या है, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था की जो है अपने अकॉर्डिंग मेरे अनुसार ये सब चीज़ें होंगी। तो ये हमारी किस में आती है, किशोरावस्था में। इसको स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित में कौन से विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। अब मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है वो हमारा कौन सा पार्ट है उसका, ये हमारा थर्ड पार्ट है। सबसे पहले संवेदी आएगी, फिर क्या आएगी, पूर्व, फिर आएगी मूर्त और फिर आएगी अमूर्त।
ठीक है। पूर्व पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सेकंड हो गई, थर्ड हमारी मूर्त है, फोर्थ अमूर्त अवस्था हो गई। तो इसमें जो थर्ड में कौन सा नहीं आता कि थर्ड में कौन से उत्क्रमणता यानी पलटाव की अवस्था भी होती है हमारी मूर्त में। वापस देख सकते हैं कि कितने कितने होते हैं। क्रमबद्धता में क्या होता है, इसमें भी है कि क्रमबद्ध करना, एक के बाद एक लगाना, तो क्या आता है, ये भी हमारा मूर्त है। संरक्षण करना, कंजर्वेशन यानी कि उसको संरक्षित करना, ये भी हमारा मूर्त में आता है। जो जीववाद है, निर्जीव को क्या समझना, सजीव, ये हमारे सेकंड स्टेज में आता है। क्या है सेकंड स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 ईयर्स की होती है, 2 से 7 ईयर। तो ये हमारा क्या आता है, इसमें आता है हमारा जीववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर क्या है, जीववाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जीववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति की विभिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं होते, ये बिल्कुल सही बात है कि दो व्यक्ति कभी बिल्कुल एक समान नहीं होते। व्यक्ति की विभिन्नताओं के संबंध में विचलन है। जो व्यक्ति की विभिन्नताओं की विशेषताएं वो अलग होती हैं, ये भी सही है। व्यक्ति की विभिन्नताएं अपनी समग्रता में व्यक्तियों को अलग करती है, भाई टोटली रूप में वो किसी न किसी रूप में अलग होती हैं। ठीक है, आगे क्या है, व्यक्ति विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता का परिणाम है, ऐसा नहीं है। क्या हमारी वातावरण से भी हमारी क्या होती है, व्यक्ति की विभिन्नताएं होती हैं। इसलिए क्या होता है, जो व्यक्ति की भिन्नताएं हैं केवल आनुवंशिकता का परिणाम है, ये हमारा गलत है। ठीक है, जब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तो उसमें समझ की भी ज़रूरत हो, तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, विराम विधि उपयुक्त रहेगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ना ठीक रहता है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बच्चे को समझ में भी आ जाएगा और उसको लंबा और कठिन भी नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अधिगम निरोगी बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा। तो सरल से जटिल, जो अधिगम निर्योग्य, जो सीखने में जिसको मुश्किल आती है, तो ऐसे बच्चे के लिए कौन सा उपलब्ध लाभप्रद नहीं होगा, सरल से जटिल। अगर हम सरल चीज़ से जटिल की तरफ जाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगी। अमूर्त से मूर्त, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, कल्पनाओं में करनी है, उसको हम कैसे समझा सकते हैं बच्चे को। सामने कोई मूर्त या किसी सब्जेक्ट या किसी विषय से दर्शा कर दिखाकर तो हम बच्चे को बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन एकदम से अमूर्त यानी कुछ कल्पनाओं में चले जाना सीधे, इससे हम जो बिल्कुल बेचारा समझ नहीं पा रहा उसको ऐसे समझाओगी तो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। थर्ड है हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी जो सामने है उससे जो सामने नहीं है वहाँ तक पहुँचना, तो ये भी ठीक है। फोर्थ में ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, जो हमें जानकारी है उससे और जो नई जानकारी वहाँ तक पहुँचना, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अमूर्त से मूर्त, यानी कि जो चीज़ कल्पनाओं में है उससे मूर्त की तरफ जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो विकास का एक सिद्धांत कौन सा नहीं है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का उत्पाद है। बिल्कुल विकास है वही आनुवंशिकता को और पर्यावरण का उत्पाद है, ठीक है। विकास पैटर्न पूर्वानुमेय होते हैं, यानी कि हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं, यानी कि उनका अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है। थर्ड में क्या है, विकास रैखिक पथ का अनुसरण करता है, तो ये भी क्या है हमारा रैखिक पथ का अनुसरण करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही गति से चलता रहता है विकास, कभी कैसा कभी कैसा, कभी ज़्यादा कभी कम, तो ऐसे चलता है, स्पाइरल रूप में चलता रहता है हमारा विकास। तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। फोर्थ में क्या है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जो सामान्य से सरल से विशिष्ट स्पेशल की ओर जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा ठीक है। किस मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों आ जाएंगे, सांस्कृतिक भी आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, वाइगोत्स्की हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है। इसमें पूछा है सामाजिक विकास की, तो माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, नया सामाजिक समूहन, पहचान की खोज, वीर पूजा भी होती है, पहचान की खोज भी समाज में करता है, नया सामाजिक समूह भी समाज में बनाएगा,
माता पिता के साथ संबंध, ये हमारा परिवार का मैटर होता है, समाज से संबंधित नहीं होता। तो ये क्या होगा हमारा फैमिली मैटर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 12th वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं पारंपरिक नैतिक स्तर से संबंधित नहीं है। और पारंपरिक नैतिक स्तर कौन सा था हमारा सेकंड स्टेज थी। इसमें कितने हैं 3 पार्ट हैं और 6 उसमें सब पॉइंट में बटे हुए हैं। तो हमारे जो फर्स्ट पार्ट है वो पूर्व परंपरागत, सेकंड पारंपरिक नैतिकता और थर्ड है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, मोरलिटी, पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी। तो इसमें क्या जो हमारे पूर्व परंपरागत है उसमें क्या आता है हमारा पूर्व परंपरागत में क्या क्या आता है। पूर्व परंपरागत में आता है दंड एवं आज्ञा पालन, व्यक्ति विनियम साधन, ये व्यक्ति विनियम या साधन सापेक्षता, ठीक है। परंपरागत में क्या आता है अच्छा बच्चा और समाज के मूल नियम, ठीक है। और उत्तर परंपरागत में क्या आता है सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौमिक नियम। तो इसमें हमारा कौन कौन सा मैच नहीं करता है। एक तो व्यक्तिवाद विनिमय, ये हमारा फर्स्ट उसमें आता है। और सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिक अधिकार, ये हमारा लास्ट वाले में आता है, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल में आता है, उत्तर परंपरागत में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए और डी। तो ए और डी हमारा सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अवधान एवं चिंतन शैली जैसी मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा सीखना क्या कहलाता है। जब ध्यान से और चिंतन यानी सोचने के द्वारा जो चीज़ होती है मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं तो उसको क्या कहते हैं संज्ञानात्मक, यानी मानसिक रूप से करना। तो संज्ञानात्मक यानी संज्ञान से दिमाग से करना। तो ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड होंगी संज्ञानात्मक सीखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो सामाजिक अधिगम करना है, समाज के बारे में जानना है। तो भाषण के द्वारा भी नहीं जान सकते, प्रयोग के द्वारा भी नहीं जान सकते, मानसिक यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा भी नहीं जान सकते। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा घूमने के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा हम जान सकते हैं। बच्चों के घुमा के हम समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी जानकारी किससे प्राप्त होगी क्षेत्र भ्रमण के द्वारा प्राप्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 15 क्वेश्चन में पेवलोव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उत्पादकों के उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता यानी कि पॉजिटिव रूप से पॉजिटिवली इफेक्ट कंडीशनिंग बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल स्टिमुली। तो क्या है उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त समय भी ठीक है, ये तो होना चाहिए। उद्दीपकों की पुनरावृत्ति भी होनी चाहिए, नियंत्रित वातावरण भी होनी चाहिए। लेकिन प्रेरक की कमी में अगर कर देंगे तो उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो अनुबंधन नहीं बन पाएगा। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 निम्नलिखित में कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। शिक्षक का शारीरिक रूप, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, विषय वस्तु ज्ञान, संप्रेषण कौशल। तो जो शिक्षक का रूप है कि शिक्षक काला है गोरा है कैसा भी है उसको कुछ मतलब उसको ये कैसा भी हो टीचर पे शारीरिक रूप कम इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं होता है कि टीचर सुंदर हो, ठीक है, लेकिन शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य होना ज़रूरी होता है। विषय वस्तु कंटेंट का ज्ञान होना चाहिए टीचर को। और संप्रेषण कौशल उसमें नॉलेज को शेयर करने के जो व्यू बांटने की जो भाषा संप्रेषण होता है वो अच्छा होना चाहिए, कौशल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता। अब बच्चों का विकास पोषण है वो भी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। गर्भावस्था के दौरान माँ का मानसिक तनाव, जो मानसिक तनाव है जो माँ क्या करती है एनवायरनमेंट से ही ग्रहण करती है, ठीक है। दुर्घटनाएं हैं वो भी एनवायरनमेंट में ही होती है। लेकिन अंतरस्रावी ग्रंथियाँ भी हमारी शारीरिक है, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएंगी, ये हमारा पर्यावरण का फैक्टर नहीं रहेगा। तो इसमें आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसमें आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम।
अब थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है? तत्परता का नियम क्या होता है? किसी भी चीज़ को करने के लिए तैयार होना। अभ्यास का क्या है? जितना अभ्यास करेंगे उतना सीखेंगे। उपयोग और अनुपयोग दोनों अभ्यास के नियम में आते हैं। प्रभाव का नियम कि कैसा प्रभाव पड़ रहा है। सुख और दुख का अनुभव किस में होता है? प्रभाव के नियम में। ठीक है, बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? अनुपयोग और उपयोग का नियम हमारा हो जाएगा अभ्यास के नियम में आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक सेकेंड। एक मिनट, डाउनलोड हो जाती है। ओके, इसको डाउनलोड होने में प्रॉब्लम आ रही है। आ गया, डाउनलोड हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 19। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? कौन सा है सही नहीं है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या है? किसने कौन सा सिद्धांत दिया है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडोगल ने। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने। और प्रणोद का सिद्धांत ड्राइव थ्योरी किसने दी है? वुडवर्थ ने। उपलब्धि अभिप्रेरण सिद्धांत मैक्लीलैंड एवं एटिकिंसन ने दिया है। तो हमारा एटकिंसन ने दिया है। तो हमारा जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, क्योंकि ये हमारा गलत होगा, क्योंकि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडोगल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा होता है सभी बच्चे एक साथ पढ़े, तो इसका क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए नहीं, दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं, सामान्य एवं दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं, क्या है? सभी बच्चों के लिए शिक्षा। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट हमारे क्या है? निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है? तो प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा तो होती है, बच्चों को प्रभावित करती है। व्यक्तिगत पहुंच भी, कि इंडिविजुअल अप्रोच में किसकी पहुंच कहाँ तक है। निष्क्रिय उपस्थिति, यानी कि वो पैसिव अटेंडेंस, वो कोई भागीदारी नहीं ले रहा, तो ये क्या है? अधिगम में बाधा आएगी। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, तो ये भी हमारा जो प्रभावी अधिगम में शामिल है। लेकिन जब आप इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लोगे तो ये क्या होगा? हमें उसको क्या करेगा? नेगलेक्ट करोगे, तो ये हमारा अधिगम को प्रभावित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ज्ञानी के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर तक क्या किया जा सकता है? उच्चतम स्तर के अधिगम जाने का प्रयास तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो एट ज्ञानी ने क्या दिए? 8 दिए पार्ट। तो इसमें 8वां क्या कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम उच्चतम स्तर का है। ठीक है, इसमें 8 दिए हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है? सिग्नल लर्निंग, संकेत अधिगम। स्टिमुलस लर्निंग क्या है? हमारा स्टिमुलस लर्निंग उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। थर्ड है हमारा साइकोमेट्रिक कनेक्शन लर्निंग, तो ये क्या है? श्रृंखला अधिगम। फोर्थ है हमारा वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, शाब्दिक अधिगम। फिफ्थ है हमारा मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बहुविभेदन अधिगम। और सेवन्थ है प्रिंसिपल लर्निंग, सिद्धांत अधिगम यानी कि नियम अधिगम। और एट्थ है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान अधिगम, जो उच्चतम स्तर का अधिगम है। ठीक है, ये हमारे ज्ञानी ने 8 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, ये 8 प्रकार दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 23। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 23 में क्या है? स्टर्नबर्ग के त्रितंत्री सिद्धांत में बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है? तो स्टर्नबर्ग ने 3 तंत्र दिए, जिसमें कौन सा है? घटकीय है, अनुभवजन्य है और संदर्भात्मक है। ठीक है, घटकीय क्या है? घटकीय है और हमारा अनुभवजन्य है और संदर्भात्मक है। जिसमें घटकीय क्या होता है? विश्लेषण बुद्धि। अनुभव जिसमें क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मक बुद्धि। संदर्भ यानी कि व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, तो हमारे इसमें कौन सा आंसर होगा जो नहीं है? संक्रियात्मक हमारा, जो इसने स्टर्नबर्ग ने नहीं दिया, तो क्या है हमारा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और पिछले वाले का हमारा आंसर क्या था, 1 मिनट, हमने क्या बताया इसमें हमारा, ये तो हो गया था, ये सब हो गए थे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, तीनों पहलुओं पे बल दिया है, तो इसमें कौन कौन से बल दिया है, ए बी और डी, तो इसमें हमारा ए डी कौन से में है, सी पार्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है, त्वरण यानी गति बढ़ाना, उपचारात्मक शिक्षण यानी कि उसको रेमेडियल टीचिंग करना, उपचार करना, पहले निदान उसके बारे में जानकारी करना कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना ही उपचार कहलाता है। अभ्यास कार्य, उसको अभ्यास कार्य देना, सहकारी शिक्षण विधि, तो कोऑपरेटिव लर्निंग भी, टीचिंग मेथड भी हमारा क्या है, ये धीमी गति सीखने वाले के लिए सहायक है। लेकिन जो त्वरण है यानी हम उसकी गति बढ़ा देंगे तो बच्चा क्या कर पाएगा, उसकी पहले धीमी गति और सीख नहीं पा रहा है, और तेज गति कर देंगे पढ़ने की तो वो समझ नहीं पाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 25, किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए कौन सही कोट चुनिए। तो नेतृत्व किशोरत्व में सामाजिक व्यवहार, तो सामाजिक व्यवहार किस में आएगा, नेतृत्व कुशलता में आएगा, और अपना परानुभूति अहम केंद्रता में नहीं आएगा, क्योंकि अहम केंद्र स्वयं से रिलेटेड हो जाता है, और रूढ़िवादिता भी स्वयं से रिलेटेड हो जाती है कि रूढ़िवादी विचार है उसके कैसे हैं, तो ये हमारे उसमें नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी, तो ए और बी हमारा क्या है, फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, लगातार परीक्षा लेना, नहीं, उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना, शैक्षिक तथा शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, केवल शैक्षिक उपलब्धि मापना। तो हमारा क्या होता है, सतत एवं लगातार व्यापक मूल्यांकन यानी ब्रॉड रूप में, तो क्या है, उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षा लेना, और शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, यानी कि बी और सी, और बी और सी हमारे कौन से पार्ट में है, 2 पार्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 27, वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों को वातावरण के साथ अंतःक्रिया से सुनिश्चित करती है, तो कौन सी है, जो वातावरण के साथ अटैच करती है। विशिष्ट शिक्षा नहीं हो सकती क्योंकि स्पेशल बच्चों के लिए होती है। एकीकृत शिक्षा क्या होती है, बच्चों को एक साथ पढ़ाना लेकिन उनको सुविधाएं प्रदान नहीं करना। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। और प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, वातावरण के साथ अंतर्क्रिया करके पढ़ाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28, क्वेश्चन नंबर 28, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए एक सेकेंड, शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है। और ब्रेल है, बच्चा जो अपने दृष्टिबाधितों के लिए तो क्या है, ब्रेल सबसे इम्पोर्टेंट है। बोलती किताबें, अगर किताबें बोलेंगे तो बच्चे सुन लेंगे, लेकिन देखने की चीज़ हो तो गीत वो दृष्टिबाधित है तो देख नहीं पाएंगे। फिल्म स्ट्रिप क्या होता है, फिल्म स्ट्रिप देखने की होती है, तो ये क्या, इसमें क्या है, जब देख ही नहीं सकते तो फिल्म स्ट्रिप को कैसे देखेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन उभरे हुए मानचित्र इनको भी क्या कर सकता है, जो नहीं देख सकता उसको टच करके पता कर सकता है कि ये क्या है। तो राइट आंसर हमारे इसमें क्या हो जाएगा, फिल्म स्ट्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 हमारा क्वेश्चन क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की सही कोट कीजिए। तो क्या है, अभिप्रेरणा, तो मोटिवेशन हमारा करता है, अभिक्षमता कितनी क्षमता ये भी करता है, अभिरुचि कितनी इंटरेस्ट लेता है तो ही वो क्या करता है, प्रभावित करता है सीखने को, अवधान या हमारा ध्यान भी प्रभावित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अधिगम कठिनाई जो बच्चे के लिए वर्ण और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करती है, तो क्या होती है, डिस्प्लास्टिशिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। तो ये हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा, डिसलेक्सिया। क्यों, क्या करता है, इसमें क्या है, वर्णों और शब्दों की में अंतर करने में समस्या उत्पन्न होती है। अब क्या है, हम बाकी पॉइंटों को समझते हैं। डिस्ग्राफिया हमारा क्या होता है, लिखने से संबंधित, ठीक है, और डिस्कैलकुलिया हमारा काउंट करने से संबंधित यानी मैथ से संबंधित, ठीक है। हमने इस स्पीड से किया है ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।